तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एज यूजुअल आज़ाद क्लासेस। तो हमने ज्योग्राफी की क्लास 10th के लिए नई सीरीज स्टार्ट की है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अभी तक हमने शायद 2 या 3 पार्ट मैंने आपके सामने वीडियोस लेक्चर्स के रूप में लाया हुआ है एंड दिस इज द वीडियो लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन कॉटन टेक्सटाइल। तो बेसिकली इसमें हम कॉटन टेक्सटाइल को शुरू से लेके और एंड तक निपटाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो स्टार्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल एग्रो बेस इंडस्ट्री का पार्ट है, ये तो हमने पढ़ चुका था प्रीवियस वीडियो में। कॉटन टेक्सटाइल को पढ़ने के लिए वी विल स्टडी इट इन 2 पीरियड्स। फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड सेकंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में कॉटन टेक्सटाइल को हमको पढ़ना है और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में पढ़ना है। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड को पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले की सिनेरियो हम पढ़ेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल का क्या प्रारूप भारत में रहा है। तो लेट मी टेल यू दैट इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिशर्स भी अभी इंडिया में एडवेंट नहीं हुए थे, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जी हाँ, भारत हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड वाइड फेमस था यार। मतलब हमारे यहाँ की जो अदाकारी थी, हमारे यहाँ की जो कलाकारी थी कॉटन टेक्सटाइल्स की, सिल्क की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास पावर लूम्स थे, इंडस्ट्रीज थी। हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हैंड स्पिनिंग की बात आती है और हैंड वीविंग टेक्निक्स की बात आती है। तो भैया हम दुनिया भर में फेमस थे और दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के कॉटन की, इंडिया के कपड़ों की दीवानी हुआ करती थी। ये एक स्टैंडर्ड था भारत का कॉटन को लेके, सिल्क को लेके, कुछ प्रीशियस स्टोन्स को लेके। तो ये तो भारत की कहानी थी जब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में एडवेंट नहीं हुए थे। और एक चीज़ मैं तुम्हें और एनसीईआरटी के पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हमारा बनता था, यानी कि बेसिकली जो हैंड स्पिनिंग टेक्निक से और हैंड वीविंग टेक्निक से। स्पिनिंग टेक्निक का मतलब है कि जहाँ पे कॉटन से हम बेसिकली यार्न प्रोड्यूस करते थे, और वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, जहाँ पे उस यार्न से हम बेसिकली फैब्रिक बनाते थे। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, इट वॉज वेरी क्वालिटेटिव इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बताया। अच्छा, इसमें मैं बता क्या रहा था कि कंट्री साइड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। कंट्री साइड का मतलब है कि रूरल एरियाज़ में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देहात के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इंडिया में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लोग एम्प्लॉयड होते थे और अच्छी खासी आमदनी लोग फार्मर्स जनरेट करते थे यार। तो अब बात कर लेते हैं जरा ब्रिटिशर्स की। हाँ, या यूँ कहूँ मैं कि उन नालायकों का आगमन भारत में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से 16th सेंचुरी में। लेकिन आए थे ये ट्रेड करने के बहाने से, लेकिन पूरी की पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो अब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एक एनसीईआरटी की यहाँ पे फेमस लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स ऑल्सो इंडिया वॉज सर्व्ड एज ब्रिटिश कॉलोनी। भारत ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पे। अभी ये कॉलोनी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझें कि कोई ऐसी पावरफुल कंट्री, कोई ऐसा पावरफुल नेशन जो किसी दूसरे नेशन पे, किसी दूसरी कंट्री पे जाके रहने लगे, ठीक है, और धीरे धीरे वहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए। उस कंट्री की जितनी सोशल वैल्यूज़ है या बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपने हाथ में लेके और अपने तरीके से उस कंट्री को चलाए, तो उसी को बेसिकली कॉलोनी बोलते हैं। तो हाँ यार, यही तो हो रहा था भारत के साथ। देश हमारा था, लेकिन सारी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अंग्रेजों की थी। तो बेसिकली आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ब्रिटिश के आने से पहले, इंडिया वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अपन बहुत बढ़िया से बनाते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के लोग हमसे डिमांड करते थे, हम उन्हें सप्लाई करते थे, और जी हाँ, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे यार। ठीक है, फिर जब इनका दाखिला भारत में हुआ तो इन्होंने देखा कि यार इंडिया में जो कॉटन, सिल्क और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत पैसा देते हैं यार, ये कैश क्रॉप में तो बहुत पैसा है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया अपने यहाँ। अपने यहाँ का मतलब है कि इंग्लैंड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पावर लूम्स इन इंग्लैंड। तो पावर लूम्स का मतलब होता है कि ऐसी मशीन्स इस्टेब्लिश करना जो रॉ कॉटन से फिनिश गुड्स
प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगाया इंग्लैंड में इन्होंने पावर लूम्स इस्टेब्लिश किए, मशीन्स इस्टेब्लिश की, और इंडिया से रॉ मटेरियल कॉटन के रूप में एक्सपोर्ट करते थे। यानी क्योंकि इंडिया में यार यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल्स है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉटन बनता था। तो ये रॉ कॉटन अपने यहाँ एक्सपोर्ट करते थे, और इन्होंने अपने यहाँ मशीन्स लगाई हुई रखी थी, तो इस मशीन से फिनिश गुड्स बनाते थे, और फिनिश गुड्स बनाने के बाद वापस से उसे भारत को इम्पोर्ट कर देते थे। और सिर्फ भारत को ही नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करते थे, ये बेचते थे, भारत मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कॉटन बेचते थे, और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाते थे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब मशीन से कोई प्रोडक्शन हो रहा है क्लोथ का, और हाथ से अगर प्रोडक्शन हो रहा है क्लोथ्स का, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। और उस डिफरेंस के क्रिएट होने के चलते इन्होंने वर्ल्ड वाइड कॉटन का मार्केट इस्टेब्लिश कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो था, जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, मैंने बताया हुआ था, वो धीरे धीरे कंप्लीटली इन्होंने डिस्ट्रॉयड किया, ठीक है। देखो यार क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो यार, बचपन में हमारी माताजी लोग हमारे लिए स्वेटर बुनती थी, तुम्हें याद होगा, ठीक है। ऐसे तुम पतंग उतंग उड़ाते होगे मस्त एकदम, है कि नहीं, बाल उड़ रहे हैं और बढ़िया तुम पतंग उड़ा रहे होगे, तब तक माताजी का आगमन हुआ और तुमसे नाप लिया गया कि हाँ भाई स्वेटर कितना है, कैसे तुम्हारे में कितना, और इस पे काम किया जाएगा तो स्वेटर बन जाएगा, ठीक है। अब वो स्वेटर तो बन के हो गया तैयार, लेकिन यार पता नहीं तुम उतना उसे पहनना पसंद करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन वही तुम्हारा अगर स्कूल का स्वेटर तुम्हें अगर रेडीमेड तुम्हें मिल जाता था दुकान पे, तो तुम बेसिकली उसे प्रीफर करते थे, कहते थे कि यार कौन ये बुना हुआ पहनेगा यार, वी आर गोइंग टू प्रीफर द फाइनल प्रोडक्ट्स जो मशीन से बना हुआ है, जो रेडीमेड मिल रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? तो यार देखो यही कहानी यहाँ पे थी। अब तुम खुद सोचो ना यार, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करो, चाइना की बात कर लो, या अमेरिका की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, जो इंडिया से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मंगाते थे, अब वो यूके से मंगाएंगे ना, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंडिया का ही है कॉटन, तो वो तो क्वालिटेटिव है, और ये मशीन से बनाते थे, तो मशीन से बनाएंगे तो फाइन क्वालिटी का दिखेगा, ठीक है, कम कॉस्ट भी लगेगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए पावर लूम से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था ये कम्पीट नहीं कर सका, ठीक है। देयर वाज वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन मैन एंड द मशीन, एंड नो डाउट यार, मैन और मशीन के कॉम्पिटिशन्स में मशीन विल विन ना, बिकॉज यू नो इनके पास तो कोई टेंशन नहीं है ना, रात को 2 बजे भी मशीन चालू करोगे तो घर करके कपड़ा बना देगी। अभी भारत वालों को रात को 2 बजे उठाओगे यार कि चलो हैंड स्पिनिंग और वीविंग करना है, तो मे बी यार की प्रोडक्शन ना होना, समझ रहे हो तुम। तो कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक अप्रोच बताना चाहता हूँ कॉटन इंडस्ट्रीज का, कि प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में ब्रिटिश के आने से पहले कैसे इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में वर्ल्ड वाइड फेमस था, लेकिन इनकी कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेसिकली ऐसी रही कि इंडिया वॉज इन ट्रबल्ड, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मतलब बंद हो गया, बर्बाद हो गया, बिकना बंद हो गया। देयर वॉज नन ऑफ द कंट्रीज हु वर डिमांडिंग द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बढ़िया पैसा कमाया इन्होंने। तो ये तो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की कहानी रही जो मैंने तुम्हें बताया अभी। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव डिस्कस्ड प्री इंडिपेंडेंट पीरियड इन टर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में सबसे पहले एक पॉइंट एनसीईआरटी की ऐसी लाइन है जो तुम्हें एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया। क्या है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई। हालांकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा बेसिकली ऐसे ब्रैकेट में रखा हुआ है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब है 1947 के बाद का पीरियड, तो हम वही डिस्कशन करने जा रहे हैं बस। बट ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, जो पहले का था जो छूट गया था, तो ये याद रखना है बस तुम्हें कि पहले टेक्सटाइल मिल 1854 में मुंबई में महाराष्ट्र में ब्रिटिशर्स के द्वारा खोला गया था। और रीज़न ये था यार कि ब्रिटिशर्स को भी अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पे भी अगर मिल्स खोलते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह मार्केट पे अपना कंट्रोल पा लिए थे। चलिए, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में और क्या समझते हैं। तो द पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये समझते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र वाले पॉइंट पे ही, उन्हीं स्टेट्स में, उन्हीं रीजन्स में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, कुछ रीजन्स इसके होंगे, तो कुछ रीजन्स क्या थे। तो सबसे बड़ा रीज़न था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी आपसे डिस्कशन किया हुआ है कि जहाँ पे जिस कमोडिटी के रॉ मटेरियल मिलेगी वहीं पे वैसा इंडस्ट्रीज़ का लोकेट करना अच्छे तरीके से पॉसिबल है। तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है। रॉ कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल पे प्रोड्यूस होता है, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में हम इंडस्ट्रीज लगाते थे। सेकंड इज पोर्ट फैसिलिटी। हाँ जी, पोर्ट फैसिलिटी है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे के सारे स्टेट्स बेसिकली कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ से बहुत आसानी से हम प्रोडक्ट्स को क्या है एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ को भी। ठीक है, तो पोर्ट फैसिलिटीज़ भी वन ऑफ द रीजंस है कि गुजरात और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल का इस्टेब्लिशमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अभी महाराष्ट्र वगैरह में यार बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो बेसिकली लेबर की अवेलेबिलिटी तुम्हारे को आसानी से मिल जाएगी। और यूपी, बिहार, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से लोग बेसिकली माइग्रेट होके वहीं पे जाते हैं कंपनीज में काम करने, तो लेबर की तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो मिल जाएगी। प्रॉपर मार्केट सेगमेंट, यस, मुंबई इज़ वन ऑफ द मेगा सिटीज़ की जहाँ से आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अहमदाबाद है गुजरात का। एंड नेक्स्ट इज मॉइस्ट क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी है, मॉइस्ट क्लाइमेट है। मॉइस्ट क्लाइमेट समझते हो, जो ब्लैक सॉइल में हमने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि चिपचिपी मिट्टी होती है, तो उस मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से कॉटन बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से हम इंडस्ट्री लोकेट कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में अभी तक कि एक पॉइंट तो जो पहले का था 1854 पहला टेक्सटाइल मिल मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स गुजरात, महाराष्ट्र और साउदर्न इंडिया में ही लगाए। रीजंस क्या है, तो मैंने तुम्हारे को ये रीजंस करवाया हुआ है। इसके बाद अगर हम समझें जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फर्स्ट पार्ट में ये वीडियो कवर हो जाएगा, बट इट विल टेक वन मोर पार्ट टू डू सो। तो अभी इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और दिया हुआ है कि कॉटन टेक्सटाइल सपोर्ट्स फार्मर्स एज वेल एज वर्कर्स। कॉटन टेक्सटाइल जो है फार्मर्स और वर्कर्स दोनों को सपोर्ट करता है, और फार्मर्स और वर्कर्स के साथ साथ ये कुछ केमिकल, पैकेजिंग, डाइंग इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है। कैसे करता है समझते हैं। फार्मर्स और वर्कर्स की बात करें तो जब कॉटन प्लांट की जाती है तो कॉटन प्लांट करने के बाद कॉटन बॉल्स होते हैं। तो कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कॉटन प्लांट करते हैं, कॉटन बॉल को प्लग करते हैं, फिर इसे स्पिनिंग टेक्निक तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज है तो डिमांड है कॉटन की, जिस वजह से फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो कुछ पैसा कमा पाते हैं। वर्कर्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज जितनी जहाँ पे लोकेटेड हैं गुजरात और महाराष्ट्र पे, तो वहाँ पे अगर वर्कर काम करेगा तो उसे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनकम जनरेशन का बेनिफिट होगा। तो फार्मर्स और वर्कर्स को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट हुआ। एंड इफ यू विल कंसिडर अबाउट केमिकल, पैकेजिंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखो यार एक प्रोसेस होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि कॉटन बॉल बनेगा, कॉटन बॉल के बाद ये स्पिनिंग किया जाएगा, स्पिनिंग करेंगे तो क्या होगा, यार्न बनेगा, यार्न का मतलब धागा बनेगा। इसके बाद वीविंग करेंगे, बुनाई करेंगे, बुनाई करेंगे तो क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। ठीक है, तो अब ये फैब्रिक बनने के बाद एक गारमेंट तो बन गया। ये गारमेंट का मतलब है कि ये कपड़ा तो तैयार हो गया, लेकिन अब इसको पैकेजिंग करना, इसको डाइंग करना यानी कलर करना, ठीक है, इसको पूरी तरह से प्रिंट करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए अदर इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज। तो इन सारी इंडस्ट्रीज को भी एज अ की इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल की वजह से हेल्प मिलती है। तो चलिए हमने आपको डिस्कशन किया इस वीडियो में कॉटन टेक्सटाइल प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में क्या स्थिति थी, ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एंड लास्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट हाउ द कॉटन टेक्सटाइल सपोर्ट्स द फार्मर्स, वर्कर्स एंड द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ की इंडस्ट्रीज। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो एक और वीडियो लेक्चर आएगा कॉटन टेक्सटाइल का, तो उसमें आई विल कंप्लीट इट। सो शेयर द वीडियोस एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू बेसिकली लाइक द वीडियोस। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।